तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत का एक ऐसा हाईवे जहां से गुजरते वक्त अगर आपने कुछ भी बुरा बोला तो आपके साथ भी बुरा होगा। दिसंबर की रात को उस हाईवे से गुजरते वक्त मैंने ऐसा क्या बुरा बोल दिया जिसके चलते मेरे 3 दोस्तों की जान पर बनाई, जिसमें से 2 दोस्त तो उस वक्त मेरे साथ थे ही नहीं। आखिर कौन सा है ये हाईवे जहां से गुजरते वक्त मुंह बंद रखने में ही सबकी भलाई है, और क्या हुआ उस रात मेरे साथ, ये जानने के लिए लीजिए एक गहरी सांस और अगले 10 से 12 मिनट हमारे यानी नेटवर्क 33 के साथ। दिसंबर की उस रात मैं पीपलीगंज से दरकुंडा जा रहा था। मेरे साथ मेरी कार में ऋषभ भी था, जो मेरा चचेरा भाई था। रात के करीबन 12:30 बजे हम नेशनल हाईवे के उस हिस्से से गुजर रहे थे जो एकांत में था, यानी इंसानी आबादी से कोसों दूर, जहां सिर्फ सनसनाती हवाएं और स्याह अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। ऊपर से गहराती रात के साथ धुंध भी घनी होती जा रही थी। अभी हम धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ऋषभ को सामने हाईवे पर कोई चलता हुआ नजर आया, और जब मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी भी कौन सी मजबूरी है इस आदमी की जो इस कड़कड़ाती ठंड में इस वक्त पैदल निकल पड़ा। अभी मेरी नज़र उस आदमी पर ही थी कि तभी ऋषभ बोला, इस आदमी का दिमाग घास चरने चला गया है जो इस वक्त हाईवे पर पैदल चल रहा है। ऋषभ ने अभी ये कहा ही था कि तभी एक बेहद ही तेज रफ्तार ट्रक हमारे सामने पलक झपकते ही उस आदमी को रौंदते हुए गुजर गई, और उस आदमी की एक दर्दनाक चीख के साथ फिर से खामोशी पसर गई। एक बार को तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जो मैंने देखा है क्या वो सच में हुआ है। वहीं ऋषभ ये देखकर बोला, ये तो बहुत खतरनाक हाईवे है, जरा संभल कर, कहीं हमारी गाड़ी ना ठुक जाए। अभी ऋषभ ने इतना कहा ही था कि तभी हमारी कार के पीछे से जोरदार टक्कर लगी, और उस टक्कर के चलते मेरा कार पे से कंट्रोल खो गया और कार हाईवे से उतरकर नीचे एक पेड़ से भिड़ गई। कार के उस पेड़ से भिड़ते ही मेरा सर कार के स्टीयरिंग पर जोर से लगा, और उसके लगते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि ऋषभ मेरे से लिपट कर रोए जा रहा है। मेरे होश में आते ही सबसे पहले तो मैंने ऋषभ को संभाला, और जब मेरी नज़र कार के बोनट पर पड़ी तो मैंने देखा कि कार की बोनट से धुआं निकल रहा था, जिस वजह से हम दोनों फौरन कार से बाहर निकले। वैसे तो हम दोनों को काफ़ी गहरी चोट आई थी, पर हम दोनों ही सही सलामत थे और साथ ही चल फिर पा रहे थे। कुछ देर तक तो हम दोनों उसी हाईवे के किनारे पर बैठे रहे। फिर जब किसी ने दूर से आवाज़ देते हुए कहा, आप लोग ठीक तो हैं? इस पर जब मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी हमारी तरफ आ रहा है। फिर जब वो आदमी हमारे पास पहुंचा तो हम दोनों की हालत देखकर बोला, आप दोनों को तो काफ़ी चोट आई है, भगवान का शुक्र है कि आप दोनों बच गए। फिर जब उस आदमी ने हमें अपने साथ चलने को कहा तो ऋषभ और मैं एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम दोनों को एक दूसरे का मुंह ताकते देख वो आदमी बोला, अरे भाई साहब, आप बिल्कुल मत डरो, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी यहीं हाईवे से सटा हुआ होटल है, रात भर वहीं ठहर जाइए और सुबह होते ही निकल जाना। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ऊपर से ऋषभ कुछ ज़्यादा डरा हुआ था, जिस वजह से मुझे लगा कि इस वक्त इस आदमी के साथ जाने में ही हमारी भलाई है। लिहाजा मैं और ऋषभ उस आदमी के बातों में आ गए और उसके साथ उसके होटल की तरफ चल पड़े। अभी हम दोनों उस आदमी के पीछे पीछे चल ही रहे थे कि तभी अचानक ही वो आदमी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, और जैसे मैं उसे उठाने के लिए झुका तो मैंने पाया कि वो आदमी मर चुका है। पर कोई भला ऐसे गिरने से कैसे मर सकता है? अभी मैं उस आदमी की लाश को ही देख रहा था कि इतने में ही मुझे ऋषभ की आवाज़ सुनाई दी। फिर जब मैं ऋषभ की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि ऋषभ उल्टियाँ कर रहा है। मैं फौरन ही वहाँ से उठा और ऋषभ के पास गया और उसे संभालते बोला, क्या हुआ भाई, ये उल्टियाँ क्यों हो रही तुझे? पर अब शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। ऋषभ पहले ही काफ़ी उल्टी कर चुका था और उसका चेहरा तक अब लाल पड़ गया था। ऋषभ कुछ बता तो नहीं पा रहा था, पर वो लगातार उस आदमी के लाश की तरफ इशारा किए जा रहा था। इसी बीच ऋषभ बेहोश हो गया, और वहीं अब मैं इस सोच में पड़ गया कि ऋषभ की मदद कैसे करूं। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी मुझे किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी जो आगे से आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई गाड़ी इसी ओर आ रही है। ये सोचकर मैं हाईवे के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया ताकि उस गाड़ी को रुकवा सकूं। पर जैसे मैं हाईवे के बीचों बीच खड़ा हुआ तो उस गाड़ी की आवाज़ आनी भी बंद हो गई, जिससे मुझे लगा कि गाड़ी पीछे ही रुक गई है। इसलिए मैं दौड़कर आगे पहुंचा, पर आगे मुझे कोई भी गाड़ी नहीं दिखी। पर एक बोर्ड हाईवे के बीचों बीच लगा हुआ जरूर दिखा, जिस पर कुछ तो लिखा हुआ था, पर क्या ये कह पाना मुश्किल था।
क्योंकि उस बोर्ड को देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत ही पुराना बोर्ड है जो वक्त की मार सहते सहते अब अपनी अंतिम घड़ी गिन रहा था। और यही वजह थी कि उस पर लिखा हुआ कुछ भी साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही मैं इस सोच में था कि आखिर वो गाड़ी कहाँ गायब हो गई जिसकी आवाज़ मुझे आई थी। मेरी परेशानी अभी भी बरकरार थी और जल्दी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, नहीं तो ऋषभ के साथ कुछ भी हो सकता था। उस मुसीबत की घड़ी में मेरा दिमाग कुछ भी सही से सोच पाने में फेल होता जा रहा था कि तभी मुझे दूर से किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई ज़रा इधर आना। वो आवाज़ सुनते ही मैं उसकी तरफ दौड़ा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी है जो वहीं हाईवे के किनारे लेटा हुआ था। जैसे मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो उस आदमी ने कहा, तुम ठीक तो हो? जिस पर मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, हाँ बाबा मैं तो ठीक हूँ, पर मेरा दोस्त ठीक नहीं है, वो पीछे बेहोश पड़ा है। मेरी ये बात सुनते ही वो लेटा हुआ बूढ़ा आदमी हंसने लगा। अभी मैं उसके इस तरह हंसने की वजह पूछने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, देखो बेटा, कुछ देर में तुम भी अपने दोस्त की तरह मरने वाले हो, क्योंकि इस हाईवे पर कोई भी ज़्यादा देर रुका उसका मरना निश्चित है। पर तुम एक आखिरी कोशिश कर सकते हो, शायद तुम अपनी और अपने बेहोश दोस्त की जान बचा सको। अभी वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बातों से डराने में लगा हुआ था तो वहीं मेरा ध्यान ऋषभ पर अटका हुआ था। मुझे लगा कि इस बूढ़े बाबा की बातों में आना सरासर बकलोली है, लिहाजा मैं वापस से ऋषभ के पास जाने के लिए पीछे पलटा। हालांकि वो बूढ़ा आदमी अभी भी कुछ बड़बड़ा ही रहा था। मैं अभी पलटा ही था कि तभी उसने जोर से कहा, उस बोर्ड पर क्या लिखा है? उस बोर्ड की बात सुनकर मैं एकदम से रुक गया और पीछे पलट कर बोला, पता नहीं। मेरे इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी शांत हो गया और मैं ऋषभ के पास चला आया। जब मैं ऋषभ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ऋषभ के पास कोई लेडी बैठी रो रही है और उस लेडी को ऋषभ के बगल में रोता देख मैं कुछ दूरी ठहर गया और वहीं से बोला, कौन हो तुम? मेरे इतना कहते ही वो लेडी धीरे से मेरी तरफ पलटी और उस लेडी के पलटते ही जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई तो उसकी काली लंबी जीभ देखकर मैं सदमे से वहीं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं ऋषभ के बगल में लेटा हुआ था, वो भी हाईवे के बीचों बीच। मैंने अपना सर घुमाकर एक नज़र अपने इर्द गिर्द देखा तो वो लेडी कहीं भी नजर नहीं आई। तभी मैं तुरंत ही वहां से उठा और ऋषभ को किसी तरह से मैं हाईवे के किनारे तक ले आया कि तभी वो ही लेडी फिर से लौट आई। पर इस बार उसकी वो काली लंबी जीभ उसके मुंह से बाहर नहीं लटक रही थी, पर अभी भी वो उस काली अंधेरी रात में बहुत ही डरावनी लग रही थी। मैंने किसी तरह थोड़ी हिम्मत जुटाई और दबी हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? मेरे इतना कहते ही वो लेडी एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे रोता हुआ देखकर इस सोच में पड़ गया कि आखिर ये रो क्यों रही है भला। अभी मैं उसे एक टकी देख रहा था कि तभी ऋषभ भी होश में आ गया। ऋषभ होश में आते ही उस लेडी को रोता देख चीखते बोला, ये कौन है यार जो रो रही है? अभी ऋषभ ने इतना कहा ही था कि वो लेडी चुप हो गई और उसकी वो काली लंबी जीभ फिर से उसके मुंह से बाहर लटक आई। ऋषभ उसका वो भयानक चेहरा देखकर इस कदर बौखला गया कि वो उसी वक्त उठकर वहां से भाग गया। और पर मैं चाहकर भी नहीं भाग पाया, मेरे पांव वहीं पर जम से गए थे। मुझे लगा कि अब ये लेडी मेरा किस्सा तमाम कर देगी, पर जब उस लेडी ने कहा, उस रात तुम लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हारी वजह से आज मैं इस जगह भटकने पर मजबूर हूँ, जिस पर मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो पहली बार इस रास्ते पर आया हूँ। पर वो लेडी मेरी बात ना तो सुनने को तैयार थी और न ही उसका गुस्सा शांत होने का नाम ले रहा था। और फिर अचानक वो एकदम से आंखों के सामने से ओझल हो गई। उसके ओझल होते ही मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैं वहां से भागा उस बूढ़े बाबा की तरफ जो आगे मिले थे। और जब मैं भागते हुए उनके पास पहुंचा तो वो फिर एक बार मुझे देखकर हंसने लगे। पर इस बार मैंने उनके हंसी का बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक यही है जो यहाँ से बच निकलने में मेरी सहायता कर सकते हैं। लिहाजा मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा मुझे बचा लो। इस पर वो बूढ़ा बाबा बोला, मैं तो तुम्हें नहीं बचा सकता, पर तुम खुद को बचा सकते हो अगर तुम ये पता कर लो कि उस चेतावनी बोर्ड पर क्या लिखा है। जिस पर मैंने उस बूढ़े बाबा से कहा, बाबा उस बोर्ड पर जो भी लिखा है इतना धुंधला पड़ गया है कि उस पर लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा सकता। मेरे इतना कहते ही वो बूढ़ा बाबा कुछ सोचने लगा और फिर कुछ सोचने के बाद बोला, अगर तुम उस बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते तो तुम्हें उस औरत की वो काली लंबी जुबान काटनी पड़ेगी, वो भी उसके भूख लगने से पहले ही। उसे भूख लगते ही उसे जो भी जिंदा इंसान इस हाईवे पर मिलेगा उसे वो जिंदा ही निकल जाएगी, किसी अजगर की सांप की तरह। ये सुनते ही मेरी सारी उम्मीद उसी वक्त मर गई। आखिर मैं उस लेडी के सामने कैसे टिक सकता था? उसे देखते ही तो मेरे हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं।
ऐसे में उसकी वो काली लंबी जीभ को काटना कोई आसान काम नहीं था। और यही बात मैंने उस बाबा से कही तो वो कुछ नहीं बोले। उस बूढ़े बाबा की चुप्पी साध लेने के बाद मैं सीधे गया उस चेतावनी बोर्ड के पास, क्योंकि उस लेडी से भिड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। अब ले दे के बस चेतावनी बोर्ड का सहारा बचा था। बस कैसे भी करके मुझे ये पता करना था कि उस पर लिखा क्या है। अभी मैं बड़े ही गौर से उस चेतावनी बोर्ड को धुंधले पड़े अक्षरों को ही देख रहा था कि तभी ऋषभ की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। और जब मैंने उस तरफ जाकर देखा जिधर से ऋषभ की चीखने की आवाज़ आई थी, तो मैंने देखा कि ऋषभ को उस लेडी ने अपनी काली जीभ से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। वो लेडी उसे किसी अजगर की तरह निगलने वाली थी। वो दृश्य देखकर मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे, साथ ही मेरा माथा झंझना गया था। ऋषभ लगातार चीखे जा रहा था और ऋषभ की चीख पुकार सुनकर ना जाने कहां से मेरे में हिम्मत आ गई और मैं उस लेडी से जाकर भिड़ गया। मैं ऋषभ को उस लेडी की काली जीभ से छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। देखते ही देखते ऋषभ की हड्डियों के टूटने की आवाज़ें आने लगी। तभी मुझे वहीं हाईवे के किनारे बड़ा सा टीन का टुकड़ा दिखा जो बहुत ही धारदार था। मैंने फौरन ही वो टीन का टुकड़ा उठाया और उस लेडी की जीभ पर जोर से दे मारा। कुछ ही देर में उसकी जीभ खूनम खून हो गई। शायद मैंने उसकी आधी जीभ काट दी थी, जिस वजह से अब वो लेडी चीखने लगी और साथ ही दर्द से छटपटाने लगी थी। पर वो ऋषभ को अभी भी अपनी लंबी जुबान में जकड़े हुए थे। मैं अभी उस टीन से उसकी जीभ पर मारी जा रहा था कि तभी वो लेडी बड़ी तेजी से ऋषभ को अपनी जीभ में लपेटे ही वहां से गायब हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उस हाईवे पर सीधा चलता रहा जब तक कि सुबह नहीं हो गई। सुबह होते ही मैंने किसी से मदद लेकर अपने घर पर फोन किया और उन्हें बीती सारी बातें बता दी। फिर घर वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस भी। जब पुलिस ने मेरी निशानदेही पर ऋषभ की खोजबीन की तो ऋषभ उन्हें कहीं नहीं मिला और ना ही वो हाईवे के किनारे वो आदमी जिसने मुझे उस लेडी से बचने का उपाय बताया था। ऋषभ की खोजबीन बहुत लंबी चली, फिर भी ऋषभ का पता नहीं चला। वहीं इसी बीच हमारे दो दोस्त भी एक रात में गायब हो गए और जब उन दोनों की खोजबीन हुई तो वो तो नहीं मिले, पर उन दोनों के मोबाइल मिले, वो भी उसी हाईवे पर जहां ऋषभ को वो लेडी अपने साथ ले गई थी। उन दोनों के मोबाइल का उस हाईवे पर मिलना महज एक राज बनकर रह गया। बीतते वक्त के साथ मुझे पता चला कि उस हाईवे से गुजरते वक्त कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उस काली जीभ वाली लेडी से मुलाकात हो जाती है। दोस्तों, मुझे ये तो नहीं पता कि उस लेडी के साथ उस जगह पर क्या हुआ था, पर उसके साथ जो भी हुआ था बहुत ही भयानक हुआ था, जिसकी वजह से वो आज भी वहीं हाईवे पर भटकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।